और अब जरा आगे देखिए, ये खबर देखिए, ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए। ये खबर फ्लैश कीजिए, दिखाइए जरा इजराइल की तैयारियां क्या हैं, वो भी इस बीच जान लेना बहुत जरूरी। ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इजराइल का लाइव फायर इंटरसेप्शन अभ्यास भी चल रहा है। कैसे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाएगा और कैसे उनको ध्वस्त किया जाएगा इससे पहले कि वो इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा पाए, एरो और डेविड स्लिंग सिस्टम का तालमेल और मजबूत किया जा रहा है। हमले की सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमने 12 दिनों की लड़ाई के दौरान शुभदा चौधरी जी ये देखा था कि वो तमाम चिंक्स कैसे उजागर हुए थे। वो जिनको समझा जाता था कि ये अभेद्य हैं, ये इनविंसिबल हैं, इजराइल में वहां पर बड़ी दरारें देखने को मिली थी। और आखिर के कुछ दिनों में तो ऐसा लग रहा था कि ईरान बढ़त ले गया है। क्या इस बार उन तमाम लूपहोल्स को प्लग कर लेगा इजराइल? देखिए दिनेश जी, इजराइल के पास 3 तरीके के डिफेंस सिस्टम है एयर डिफेंस के। एक है आयरन डोम, दूसरा है डेविड ज़ारो, तीसरा है डेविड स्लिंग। तीनों की हर बैटरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, इसीलिए मैंने बताया कि हर डे का कॉस्ट 285 मिलियन था। दूसरी चीज है कि इजराइल, पैलेस्टीन और ये इलाका में गई हूं, वहां रही हूं, तो मैं आपको बताती हूं, इजराइल दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है। इजराइल दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है। ईरान, इराक और सीरिया दोनों को मिला लो, उससे भी बड़ा है। तो अब आप ज्योग्राफी का गेम देखिए। जहां तक बात रही कि ये पूरा जो अफवाह है कि 400 किलो जो 60% 80% इनरिच्ड यूरेनियम था, वो यूएस को पता नहीं है कि कहां गया है। फॉक्स न्यूज ने पिछले साल जैसे ही 22 जून के बाद अटैक किया था मिडनाइट हैमर, तो फॉक्स न्यूज ने एक न्यूज लीक की कि ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो ईरान का है, वहां पे रेनबो साइट है, वहां पे है ये, जिसके बारे में और किसी टीवी चैनल ने नहीं लीक किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉक्स न्यूज? क्योंकि आपके यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी, जो हेड है डिफेंस ऑफ वॉर जिसको वो बोलते हैं, यूएस स्टेट ऑफ डिफेंस ऑफ वॉर, पीट हेग्सेथ, वो 10 साल तो फॉक्स एंड फ्रेंड्स में न्यूज कमेंटेटर थे और आज वो डिफेंस का पूरा देख रहे हैं। जहां तक बात रही, किसी को नहीं पता कि क्या इंपैक्ट होने वाला है। जहां तक बात है, 1980 में जब उसके 50 से ज्यादा अमेरिकन हॉस्टेजेस ईरान ने काबू में रखे हुए थे, 440 दिन से ज्यादा, जिमी कार्टर का एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, वो गए थे अपनी डेल्टा फोर्स को, ईरान भेजा था अपने हॉस्टेजेस को निकलवाने के लिए, वो नहीं निकलवा पाए। पहली चीज थी ज्योग्राफी ईरान की। दूसरी चीज थी कि ईरान में डस्ट स्टॉर्म्स बहुत होते हैं, जिसको हबूब बोला जाता है, जिसके कारण यूएस की डेल्टा फोर्स मात खा गई थी। तो खामेनी को अंदर ईरान के जाके मारना आसान नहीं होगा। जहां तक बात है, 7 अलग अलग कंट्रीज ईरान के नेबरहुड में हैं। 7 कंट्रीज, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, सीरिया, टर्की, ये सब ने मना कर दिया है। जहां तक बात आती है कि अब इजराइल क्या करेगा, देखिए, ना आईडीएफ चाहता है कि ये वॉर हो, ना मोसाद चाहता है, ना शिन बेत चाहता है, सिर्फ नेतन्याहू चाहते हैं। और मार्को रूबियो वही कैंडिडेट थे जो 2016 में ट्रंप के साथ उनके ऑपोजिशन में थे एज अ रिपब्लिकन, और दोनों के बीच में काफी गहमा गहमी होती थी। मार्को रूबियो आज क्यों चाह रहे हैं कि गाजा पीस बोर्ड में जाके साइन करे नेतन्याहू, और वो साइन कर रहे हैं। नेतन्याहू चाहते भी नहीं है साइन करना, लेकिन आज उनको करना पड़ा, क्योंकि मार्को रूबियो अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। और उनको ये चीज पता है कि अगर उनको इजरायली लॉबी से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तो ये वो अपना गेम खेल रहे हैं। ये विटकॉफ या जेडी वैंस या पीट हेग्सेथ का गेम नहीं है, और ना ही ट्रंप का गेम है। जहां तक बात रही कि यहां पे ईरान में जो फॉरेन मिनिस्टर है अराक्ची जी तो यूएस के साथ जब ओबामा के टाइम पे डील हुआ था JCPOA, वहां पे भी मेन निगोशिएटर थे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए स्टीव विटकॉफ, वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, उनको यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। इजराइल के अंदर हर घर में, आप मानिएगा नहीं दिनेश जी, हर घर में रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, हर घर में अलार्म सिस्टम होता है। जो वॉर हुआ था जून में पिछले साल, हर घर में अलार्म सिस्टम होता था। लोग 8 बजे शाम से लेकर सुबह के 8 बजे तक सेफ हाउसेस में रहते थे। सेफ हाउसेस क्या होते हैं? मेट्रो टर्मिनल्स, बस हाउसेस, शेल्टर होम्स, हर घर के नीचे शेल्टर होम्स होते हैं। उनको और उनके फोन में घंटियां बजते रहती थी। वहां पे लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। कितने सारे ब्लड बैंक्स वहां पे एकदम खोले गए थे। बिल्कुल। इजराइल को कितना
इम्पैक्ट पड़ा था वो इजराइल ने ओपनली नहीं बताया है। Right. ईरान को कितना पता उसका इम्पैक्ट पड़ा था, ईरान ने ओपनली नहीं बताया है। लेकिन बात यह है कि किसी भी ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन लाइफ के खिलाफ ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो पूर्णिमा नाथ जी बोल रही थी, ये खेल खेल रही है। हाँ, तो ये चाहते नहीं है, ये हर कोई इसकी कीमत भी समझता है, कितना ज्यादा असल में एट्रिशन को स्वीकारा नहीं जाता दुश्मन के सामने और दुनिया के सामने, लेकिन उसका दर्द तो महसूस होता ही है। इसके बावजूद क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसने हर बार, अगर हर बार नहीं तो ज्यादातर बार यह इंश्योर किया कि अगर उसने चाहा तो युद्ध हुआ, क्या इसे बार भी कामयाब हो जाएगा? जरा देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन जारी है। ये जो पूर्णिमा नाथ जी बता रही थी, क्या वजह है कि बैकडोर एंट्री हुई है, फ्रंट डोर एंट्री नहीं हुई है, उसकी वजह देखिए। बाहर प्रदर्शन जारी है, नेतन्याहू का हो रहा है विरोध, व्हाइट हाउस के अंदर चल रही है बैठक, ट्रंप नेतन्याहू की बैठक चल रही है। बहुत सारी बातें ऐसी भी जो पैरेलली चल रही हैं, जिनको असल में इंटरप्रेट किया जाना मौजूदा संदर्भों में बहुत जरूरी है, जैसे मार्को रूबियो के अपने एम्बिशंस। पूर्णिमा नाथ जी के पास चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका में चल रही इन गतिविधियों में आप क्या महत्वपूर्ण मानती हैं जो अंडरलाइन करने वाला है यहाँ? देखिए, यहाँ पे नेतन्याहू 7 बार आ चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप सेकंड टाइम पावर में आने के बाद। लिटरली एवरी सेकंड मंथ ही वाज हियर। और द आइडिया इज वेदर इट्स गाजा टॉक हो, पीस टॉक हो, वहाँ पे आपकी हॉस्टेज की कॉन्वर्सेशन हो, और उसके बाद ईरान की सिचुएशन हो, हुतीस की बात हो, लिटरली ये चलता रहा है। वो कहीं और जा नहीं सकता ना। वो आपको समझ में आपको तो ये भी समझ में आना चाहिए, कहीं और चले जाएंगे तो उनको अरेस्ट वारंट लगा हुआ है, तो ही इज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। दिस इज हिज सेफ प्लेस, अमेरिका इज हिज सेफ प्लेस। तो यहाँ पे आके वो निगोशिएशन कर सकता है। तो दैट इज वन ऑफ द इशू। एपेक इज वन ऑफ द मेजर लॉबी। मेरे ख्याल से डॉक्टर शुभदा ही बोल रहे थे, कतारी और एपेक दोनों के बीच में अभी कंपटीशन चल रहा है। अभी टकर कार्लसन को देखो, या यहाँ के कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स जो है यहाँ पे टॉक शो करते, उनकी देखो, ये लिटरली टसल्स चलती है। इजराइल की बातें सुननी है कि कतर की बातें सुननी है। अब कतारी लॉबी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को $40 मिलियन का एक लग्जरी प्लेन दिया है, ये ब्राइब नहीं तो क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए, आपको पता है कि यहाँ से उस प्लेन को सिक्योरिटी के लिए रेट्रोफिट करने के लिए $1 बिलियन टैक्स पेयर मनी भी वहाँ पे जाएगा। उसके बाद ट्रंप ऑफिस से जाने के बाद वो प्लेन आपके साथ लेके जाएंगे, ट्रंप फाउंडेशन उसको मैनेज करेगा, और ट्रंप फाउंडेशन उसका खुद का फाउंडेशन है। तो ये लिटरली आपको एक ब्राइब दिख रहा है कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। करप्शन अभी तो ओवरटली कर रहे हैं ट्रंप। और ये जो अमाउंट ऑफ मनी ही हैज मेड, वेदर इट्स फ्रॉम कतर और एनी अदर कंट्री, दिस इज स्टैगरिंग। रिसेंट इंफॉर्मेशन आया है $1.4 बिलियन उन्होंने मिनिमम बनाया है। उससे पहले न्यूयॉर्कर से इंफॉर्मेशन आया था, और $3.4 बिलियन बनाया। सो जो भी बनाया, बट इट इज द इंफॉर्मेशन इज स्टैगरिंग, एंड लोगों को थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए कि एक प्रेसिडेंशियल पोजीशन उन्होंने यूज किया है पर्सनल लॉबी के लिए, पर्सनल पॉकेट के लिए। अगर आपने ऑफिस छोड़ने के बाद आपकी बुक डील में पैसा बनाते, आपकी टॉक से पैसा बनाते, वो डिफरेंट बात है। दिस इज व्हाट ओबामा हैज डन, बाइडेन हैज डन, प्रीटी मच एवरीबडी हैज डन। लेकिन दिस गाय इज डूइंग इट राइट इन द पोजीशन। हमारे रिपब्लिकन पार्टी हैड एन इशू व्हेन बाइडेन्स सन Hunter Biden sold his painting for $2-3 million. उसमें इशू था। लेकिन आज हमारी डॉन जूनियर इज मेकिंग ए डील विद पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, वहाँ पे जाके वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और क्रिप्टो करेंसी में $बिलियंस बना रहे थे, और अपने चर्च की सेल करके $मिलियंस बना रहे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोगलापन हमें यहाँ पे देख रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये आज अगर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन बातों की फिलहाल कोई परवाह है। मुझे लगता है कि ये इस समय वो जो कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, यो तो ऐसे ही चाल लेगी, ये वो वाली स्थिति है। किसी को इसको लोड लेना है वो लेता रहे, लेकिन यहां पर जो तय किया गया वो होगा। लेकिन मैं महेश सचदेव साहब आपके पास एक बात समझने आना चाहता हूं। शुभदा चौधरी जी भी इस बात को कह रही थी,
अमेरिका दो तरीके से चीजें करता है, वो जो दिखाई दे रही होती हैं और वो जो दिखाई नहीं दे रही होती हैं, और जिनको बैकडोर डिप्लोमेसी का हम नाम देते हैं। इस समय किसका जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? वो जो हमको दिखाई दे रहा है, या वो जो चल रहा है नेपथ्य में और हमारे सामने नहीं? देखिए, जो नेपथ्य में चल रहा है उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं, परिभाषा के हिसाब से भी यही कहा जाएगा, लेकिन जो सामने है वो दिख रहा है और उसमें खुद भी विरोधाभास है। एक तरफ कुछ कहा जाता है कि युद्ध होने की संभावना है, दूसरा कैरियर ग्रुप आ रहा है वगैरह वगैरह, और दूसरी ओर वार्तालाप के लिए बढ़त ली जाती है, उसके लिए प्रेफरेंस व्यक्त की जाती है। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि नेपथ्य में जो चल रहा है वो उसमें ट्रंप साहब ही अकेले नहीं हैं, और देश भी उसमें शामिल हैं, जिनमें से कि अरब देश जो जिनके तेल उत्पादक अरब देशों के साथ ट्रंप साहब के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, उनसे दबाव है कि उनके ऊपर इस युद्ध के बोझ को ना फेंका जाए, क्योंकि उनका नुकसान इसमें होगा। अगर खाड़ी बंद होती है या रेड सी बंद होता है तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। दूसरी ओर उनके यहाँ खुद भी जो अव्यवस्था है या जो गृह युद्ध की परिस्थितियाँ हैं वो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ पर शिया लोग भी हैं। बहरीन में जैसे शिया लोगों का बहुल है लेकिन सुन्नी शासक हैं, तो इसी तरह से सऊदी अरब क्या हो या यूएई हो, इसमें भी शियाज की पॉकेट्स हैं, ओमान में शियाज की पॉकेट्स हैं। तो ये सब देखते हुए ये नहीं चाहेंगे ये लोग कि शिया सुन्नी के विवाद को बढ़ाया जाए, और इससे बचना चाहेंगे। तेल के दाम अभी भी इतने कम हैं कि सऊदी अरब को अपनी आर्थिक परिस्थितियां बदलनी पड़ रही हैं। उनका विजन 2030 फेल हो रहा है क्योंकि पैसे ही नहीं है जी। और उनको जो विंटर एशियन गेम्स होने थे उन्हें कजाकिस्तान को देना पड़ा है। नोइम जो नया शहर बसा रहे थे 120 बिलियन डॉलर का, उसको उनको बहुत कम करना पड़ा है, और भी कितनी चीज़ें उनको करनी पड़ी हैं। अगर इस समय तेल का उत्पादन या निर्यात बंद होता है तो और भी उनकी हालत पतली होगी। तो ये भी एक अपरोक्ष रूप से सऊदी की तरफ से दबाव होगा अमेरिका। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो तमाम दूसरे मुल्कों को इस बात के लिए कंपेल कर रहे हैं कि वो दबाव डालें? इस बात को रेखांकित कर रहे हैं महेश सचदेवा।